बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ महाजरी, प्रोग्राम पोर्टफोलियो के साथ। नाज़रीन, हम किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, वो समाजी तरक्की हो, मुआशी तरक्की हो या सियासी तरक्की हो, इनमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करती है वो है मुआशी तरक्की। किसी भी मुल्क या मुआशरे की अगर मैशत ठीक है तो उसके बाकी मामलात भी ठीक होंगे, उसकी समाजी तरक्की भी उसी रफ्तार से होगी और सियासी जो तरक्की है, जिसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम कहते हैं, वो भी उसके साथ डायरेक्ट मुतासर होगी। तो इस सिलसिले में जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरह के दूसरे इदारे हैं और हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री है, तो ये किसी भी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम करते हैं। उसमें ताजिर बिरादरी का बड़ा अहम किरदार होता है। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब इरफान इकबाल शेख साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज बहुत अच्छी एक्टिविटी रही, बड़े दिनों के बाद देखने में आई कि आज आपकी जो मीटिंग्स रही, सबसे पहले जर्मन डेलीगेशन आया, इसके बाद कीनिया के सफ़ीर आई और फिर तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर जो है उनके साथ आपकी डिटेल मीटिंग हुई। ज़ाहिर है कि तिजारत के बहुत सारे पहलुओं से बात हुई, कुछ हमने भी इस पर गुफ्तगू सुनी। तो आप अपने अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जिस रफ्तार से आपने ये दायरा कार फैलाया है और एक ही दिन में आपने बहुत सारे मुल्कों से ट्रेड के हवाले से इंटरेक्शन किया है, एक तो उसका एजेंडा क्या था और उसके हमारी मईशत पे क्या असर हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा अपना प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इस मुल्क के आगे हालात अच्छे नहीं हो सकते। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी है और नंबर 1 पे रखा और मईशत को नंबर 2 पे, नंबर 3 पे लेके गए, जबकि माशियात सारी दुनिया में नंबर 1 पे मानी जाती है। अगर आपकी इकॉनमी बेहतर होगी तो आपकी पॉलिटिक्स भी चलेगी। अगर ये मुल्क ही सही नहीं होगा तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे चल सकती है? तो मैं इसलिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम पॉलिटिकल लीडर से कि खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, क्योंकि ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतम्मल नहीं रहा। हमने 75 साल से देखा है कि ना तो यहाँ पे पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी रही है, ना पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रही है, जिसकी वजह से हम कोई भी प्रोग्राम जो है ना उसको नहीं कर सके। और इंशाअल्लाह इसमें जो सबसे बड़ा मैं काम अब कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, तो मैं आज सुबह आया था कराची से। कराची में भी हमने मीटिंग्स की हैं। मैं 2 दिन कराची में रहा हूँ, कराची से मैं सीधा इस्लामाबाद आया हूँ और इस्लामाबाद के बाद कल मैंने लाहौर जाना, इंशाअल्लाह लाहौर में मीटिंग्स करनी है। क्योंकि अब अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं बोलेगी तो मैं समझता हूँ वो कसूरवार होगी, और वो नहीं बोलेंगे और नहीं बताएंगे सूरत हाल, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो ये हालात इस वक्त हैं और दिगर भी हो जाएंगे। आपके ख्याल में जो हुकूमती पॉलिसियाँ वो फेवरेबल नहीं है, हुकूमत पर प्रेशर डालने की ज़रूरत है? बिल्कुल प्रेशर डालने की ज़रूरत है। कोई पॉलिसीज़, कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आती। मैं ये सख्त अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम इसके मुतम्मल नहीं हो सकते। अगर हम नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूँ मुजरिम होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। और मैं तो सबसे पहला ब्लेम देता हूँ अपनी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, कि जिसका मेन मकसद है कि हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ को ठीक करना। हमने पॉलिसीज़ को ठीक करना है और इसी के ऊपर काम करना है। और जब से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया है कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमने एक पूरा अलग एक हमने बना दिया है अपना सेक्टर। हम अभी तक को तकरीबन 8 पब्लिकेशन कर चुके हैं मुख्तलिफ अपना इशूज़ पर। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ और मैं आपको पेश भी करता हूँ, क्योंकि यही हमारा काम है। पॉलिसीज और बिजनेस फ्रेंडली होंगी तो इस मुल्क में बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की ग्रोथ होगी और फिर इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी। फिर हमें ज़रूरत है एक्सपोर्ट बढ़ाने की, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। जो गैप है वो बहुत बड़ा है, उसको हम पूरा कैसे करते हैं कि
हमारी पिछले साल की 32 बिलियन की तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 31.6 32 कह लें, और फिर उसके बाद हमारी इम्पोर्ट्स थी जो 78 बिलियन। अब उसको पूरा करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए हमने जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो उन्होंने रेमिटेंस भेजी थी वो 32 बिलियन की थी, वो 32 बिलियन की रेमिटेंस भी हमने उसके साथ शामिल की, और फिर उसके बावजूद हम तकरीबन कोई 18 बिलियन के डेफिसिट में थे। तो अब हम डेफिसिट पे कैसे चल सकते हैं? हम लोन लेते जाएंगे, लोन को अपने पे बैक भी करना होता है, तो जितना आप अपना लोन लेंगे उतना आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, उतनी आपकी जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि फिर आप प्रेशराइज में आते हैं, फिर आप IMF के उसमें चुंगल में आते हैं। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। तो उसके लिए तजावीज़ आपके ज़हन में क्या है कि एक्सपोर्ट कैसे उसमें सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए या करना है वो ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। मैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के मैं किस तरह से कहता हूँ कि देखिए, जब इंडस्ट्री को सपोर्ट होगी और इंडस्ट्री लगेगी तो जो सबसे पहला काम ये होगा कि आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी। जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है इसमें, जो क्राइम की तरफ ले जाता है। फिर आपको हमारी 60 to 65% यंग हमारी आबादी है, उसको जॉब चाहिए, हर साल 25 लाख बंदा आ रहा है, तो उसके लिए जॉब उस वक्त होगी जब आपकी इंडस्ट्री लगी होगी। फिर आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। वो आप देखें, हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर अपना मुल्क है, आप वीट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कॉटन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप पल्सेस आप देख रहे हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम किस तरह से चीज़ों को करेंगे? हम एग्रीकल्चर को जब तक ठीक नहीं करेंगे, अपने इस सेक्टर के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, ये चीज़ें होंगी। हमने जो पब्लिकेशन किया उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर हमने 2 बुक्स दी हैं, अच्छा, ताकि हम बेहतर कर सकें। देखिए, आपका कॉटन जो है, हमारी यील्ड क्या है, हम 600 बेल्स पर एकड़ कर रहे हैं। साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 1700 बेल्स पर एकड़ कर रहा है, अमेरिका 2300 बेल करता है। तो ये टेक्नोलॉजी प्लस मशीनरी प्लस सीड प्लस फार्मर जिनके पास वसाइल नहीं है, सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, तो हमें ये कॉर्पोरेट फार्मिंग लानी पड़ेगी, हमें उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इस मुल्क की बेहतरी कर सकें। देखिए, आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, जहाँ पे छोटा पंजाब है, हमारे पास बड़ा पंजाब का हिस्सा है जो जरखेज माना जाता था सब कॉन्टिनेंट में, वो पूरे इंडिया को फीड कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम इंडियन पंजाब छोटा और हमारा बड़ा पंजाब है, हम अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले फोकस करना है अपने एग्रीकल्चर में, जिसके रिजल्ट 9 माह में निकल आते हैं। नंबर 2, आपका IT। हमने IT की कॉन्फ्रेंस भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कर रही है। IT के ऊपर ये है कि IT साथ हमसाया मुल्क वो कर रहा है, वो तकरीबन 260 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, 260 बिलियन की। हम हैं 2.85 पे, और हम 4 बिलियन की अनऑफिशियली करते हैं, ऑफिशियली 2.85 करते हैं, अनऑफिशियली 4 अपना बिलियन की करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल होना है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगने, सिर्फ ब्रेन और अपना वो इस्तेमाल होता है, और हमारे पास कैपेबिलिटी है बच्चों में, हम कर सकते हैं। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, हमें अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करना है। हम इंशाल्लाह 2-3 साल में 10 से 15 बिलियन पे जा सकते हैं, जिसको हमें फोकस करना है। नंबर 3, टूरिज़्म पाकिस्तान में इतनी अच्छी अपना एरियाज़ हैं जिनको हम दिखा के और टूरिस्ट को यहाँ पे बुला सकते हैं, और बहुत अच्छा इसके ऊपर हम एक बिजनेस कर, सारी दुनिया टूरिज़्म पे कर रही है। आपका थाईलैंड है, इसी पे सारा उनकी मेन इंडस्ट्री है, हमने इसको भी कभी फोकस नहीं किया, ये फोकस करना है। चौथी बात कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है, हमने एनर्जी के ऊपर काम करना है। हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे साथ अपने जो हमसाया ममालिक है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, अब ये बड़े बड़े जाइंट बनते जा रहे हैं, हम उनके साथ मुकाबला करना। तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है 18 सेंट और उनके यहाँ है 8 सेंट, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? हमारा इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी रेट है हमारा 15% है,
बैंक उसके ऊपर 2-2.5% चार्ज करते हैं, 17.5% आपको वो पड़ता है। बाकी आप अब इस एरिया में देखेंगे तो आपको मलेशिया 2.25% पे है, चाइना 3.85% कॉस्ट पे है। इफेक्टिव ये जो है ये कंट्रोल हो जी जाएगा? जी बिल्कुल होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इसमें टूल्स की अपना चेंज करना है हमने। आपका इंडिया 4 से 4.5% के दरमियान है, और आपका जो बांग्लादेश है 5.5 पे, हम 15 पे हमारा कैबोर रेट है, तो हमें उसको कंट्रोल करना होगा, एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना होगा, जो सस्ती भी है और जो फायदेमंद भी है। और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज की कोई कमी नहीं है। आप सन आपको पूरा अपना दे रहा है, पूरा रहता है, तकरीबन 10 महीने रहता है, तो वो हमने उसको उसमें करना है। फिर अब तो नया एक आ गया हाइड्रो। जी हाइड्रो के साथ आप बना रहे हैं एनर्जी, और उसके साथ कर रहे हैं, हम उसको आगे लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको, चीज़ें लानी पड़ेंगी। नहीं, फिर तीसरी बात यह है कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो भी ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रहे, कि किसी तरीके से ऐसी चीज़ बनाए जो मोनोपोली जिसकी हो जाए, जिसमें कंपटीशन ना हो। हमें परफेक्ट कंपटीशन में आना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने कौम की, कि परफेक्ट कंपटीशन में आओ, थोड़े मार्जिन, वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी अब हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि साथ हम आपके प्लान आपका इंडिया आपका है उस तरह से करना। अच्छा, आप इंडिया की बहुत से फील्ड्स में आप जैसे एग्जांपल कोट कर रहे हैं, वाकई इंडिया ने बड़ा प्रोग्रेस किया है। इंडिया समझता है कि एक उसके पास बड़ा इफेक्टिव टूल है पेनिट्रेट करने का दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी में। हमेशा वो पेनिट्रेट करते हैं थ्रू कल्चर। तो क्या आपके प्लान्स में थ्रू कल्चर भी कुछ ऐसा प्लानिंग में जी शामिल बिल्कुल, है? आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे पाकिस्तान का जो इमेज है, वो जो हम कहते हैं सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, जी वो हमने बनाया ही नहीं, बिल्कुल। उसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया। हमें उस सॉफ्ट इमेज को क्रिएट करना है, अवेयरनेस देनी है दुनिया को, कि बताना है कि भाई हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम अपना उसमें नहीं है कोई मैं तो जब बुलाता था अपने वेंडर्स को बाहर से, कि चाइनीज से, मैं कहता था कि आओ आप आके पाकिस्तान में देखो, तो वो कहते थे नहीं भाई हमने नहीं जाना, पाकिस्तान में तो बहुत खतरा है, जी मार देंगे उनका। तो हालांकि वो जाएंगे वहाँ, ब्लेड वाला एक आदमी होगा, पिस्टल पकड़ेगा और फॉरेनर्स को मार रहा होगा। पोर्ट्रेट इसी तरह किया ये गया। पोर्ट्रेट हमने अपने इस इमेज को, प्रोजेक्शन को हमने ठीक ही नहीं किया, सॉफ्ट इमेज नहीं दिया, तो इसको ठीक करने की बड़ी सख्त जरूरत है। और ये इंशाल्लाह ये हमारे फेडरेशंस और ये अपना गवर्नमेंट जो अपने काम करेगी तो करेगी। हमारे ऊपर भी आता है कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें, उनको बुलाएं, एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन हो, लोग आएँ, हम उधर जाएं, तो बिजनेस आपके बेहतर होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि रीजनल ट्रेड, जो रीजनल ट्रेड हम उसको जब तक नहीं ठीक करेंगे उस वक्त तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। जैसे आपकी मीटिंग में बात हो रही थी तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर, उन्होंने भी कहा कि हमें पाकिस्तान से आम, प्याज और आलू ये हमें ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि हमें खुद कभी कभी प्याज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा होता है, रेट्स इतने हाई हो जाते हैं। तो अगर हमने अपने हमसाया मुल्कों से तिजारत करनी है, इफेक्टिवली एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो इस तरह की जो आइटम है जो हमारे हमसाया ममालिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम किस तरह देखिए पूरी कर सकेंगे? लैक ऑफ प्लानिंग है हर चीज़ की। आपके पास सबसे पहली बात यह है कि आपके पास करेक्ट डाटा नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब तक करेक्ट डाटा नहीं होगा आप करेक्ट फैसले नहीं कर सकेंगे। तो ये फेडरेशन में जो हमने ये जो फाउंडेशन ले डाउन की है, तो इसका मेन मकसद ये है कि हम करेक्ट डाटा दे सकें गवर्नमेंट को। अब आपको मैं थोड़ी सी कामयाबी आपको बताता हूँ। मैंने कहा ना 8 पब्लिकेशन हमने किए इसके ऊपर, हमें उसका इनाम क्या मिला है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त एक काम हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें जो जीसीसी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए हमें पेपर लिखने को लिखा है कि क्या बना। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी फेडरेशन की ये कामयाबी है, बिल्कुल अचीवमेंट, और मैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा अगले 2-3 साल में, आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिसी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से पूछे बगैर नहीं बनेगी। और इसके ऊपर हम पूरी बना रहे हैं। मैंने पूरी एक रिसर्चर की टीम रखी है, 17 बंदों की टीम हमने बनाई है, एक पीएचडी, एक अपना हमने इकोनॉमिस्ट भी रखा है, तो हमने तो अभी 4-4 बंदे ही रखने हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद उसमें मैंने यूनुस दागा साहब हमारे जो कॉमर्स के हमारे सेक्रेटरी होते थे और फाइनेंस के सेक्रेटरी होते थे, उनको मैं साथ चेयरमैन लेके आया हूँ। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त काम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो वक्त आएगा जब हर चीज़ आपकी फेडरेशन से पुष्टि की जाएगी, और हम भी इस सिलसिले में इसको करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है।
اوکے دیکھیں یہ جو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں جب یہ ڈلیور کرنا شروع ہو جائیں گے نا چیزیں تو چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. انسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی, ایک بڑا کوشچن ہے کچھ عرصے سے پاکستان میں, ایک وقت تھا ہمارے اندر وطن سے پیار نگاہوں کل وطنی بھی تھی. اب کچھ لوگ سینسٹیو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈو وی اون پاکستان. خاص طور پہ جو باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی زیادہ سینسٹیو ہیں. کیا ہمارے ادارے, ہم اداروں کے افراد, کیا ہم پاکستان کو اون کرتے ہیں صحیح طرح سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں جو یہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے یہ آپ کی انسرٹینٹی کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی, پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹرانگ آ جائے گی تو یہ چیزیں خود بخود بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. فیصلے ہوں گے, اسٹرانگ فیصلے کرنے پڑیں گے اور چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ڈلیور نہیں کر رہا, میں آپ کو بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, کوئی ڈلیور نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. میں تو امریکن سے آئے تھے میرے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ امریکن. میں نے کہا کہ کوئی ڈفرنس نہیں, نہ آئی کیو پہ ہم آپ بہتر ہیں ہم سے, نہ کوئی انٹلیکچوئل میں آپ ہمارے سے بہتر ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کے ایلڈرز جو ہے نا آپ کو انسٹیٹیوشن بنا کے دے گئے ہیں جو کہ ڈلیور کر رہے ہیں, درست جو ہم لیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بات ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کمی کسی چیز کی نہیں, پرابلم کوئی نہیں, ریسورسز بھی ہیں, ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ہماری قوم ٹرینڈ ہی نہیں ہے. آپ یقین مانیے کہ ہم اگر روڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی ٹرین نہیں ہے کہ روڈ کو چلانا کیسے, گاڑی کو کرنا کیسے. اس قوم کو ٹرین کرنا ہے, اس قوم کو ٹریننگ دینی ہے, تب جا کے یہ قوم بہتر ہو سکے گی. اور دو وجہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم ایز اے نیشن ایکٹ کرتے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہم نے وقت کے ساتھ چینج نہیں کیا. دیکھیں آپ کا ایک انگلش میڈیم ہے, ایک آپ کا اردو میڈیم, ایک آپ کا مدرسہ ہے. جی, انگلش میڈیم سے پوچھیں گے نا یا اردو میڈیم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ہے انگلش میڈیم, وہ کہتے ہیں یہ بگڑے رئیسوں کے بچے ہیں, اور یہ جو اپنا ہے کیا نام مدرسے والے تو قرآن پڑھتے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا, دنیا داری کا پتہ نہیں. دنیا دارا کا پتہ نہیں. جب آپ انگلش اپنا اس سے پوچھیں گے جو کیا نام ہے انگلش میڈیم سے, تو وہ کہے گا کہ یہ جو اردو میڈیم ہے نا ان کو صرف پاکستان کے بارے میں پتہ رہے گا, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, اکنامکس کیا ہے ان کو نہیں پتہ. اور وہ جو کیا نام ہے مدرسے والے ان کو تو بالکل کچھ نہیں پتا, اور وہ رگڑے لگا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب آپ اس سے پوچھیں گے مدرسے والے سے تو وہ کہے گا کہ یہ دونوں کافر ہیں, ایک بڑا کافر ایک چھوٹا کافر ہے, یہ ڈائریکشن تین چل رہی ہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. قوم کیسے بنے گی؟ اچھا, یہ جو اتنی ایک سلیبس بنائیں, ایک سلیبس بنائیں میٹرک تک, بالکل سارے بچے اسی سلیبس سے پڑھ کے جب نکلیں گے تو پھر ایک قوم بنے گی. پھر اسپیشلائزیشن میں آپ اپنا لہذا جاتے جائیں اور کرتے جائیں, بٹ ایک سلیبس جب تک نہیں بنائیں گے یہ قوم نہیں بنے گی. آپ پر امید ہیں کہ جو آپ نے سوچا ہے, جو آپ کا ویژن ہے, ظاہر ہے محنت سے کوئی بھی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے میں ذاتی طور پہ میں بڑا امپریس ہوا ہوں جس طرح آپ نے آج محنت کی ہے. تو مجھے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اس طرح کی اتنی ایکٹیو قسم کے وہ نظر نہیں آئی میٹنگس. ایک دن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے چائنیز ڈیلیگیشن بھی آپ کے پاس وہ آئے تھے, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں آپ کو آئی مسٹ اپریشیٹ یو. آپ پر امید بھی ہیں, اپنی کوششیں برابر ہوں. میں ایک چیز جو نا بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جب میں 1960 میں پیدا ہوا تو میں اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں, اور جس نے تو کام کیا اس کے حالات اچھے ہو گئے ہیں, اور جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہو رہے. تو خدا کے لیے کام کرو, اس ملک میں کام کریں, اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے, صرف اپنے کام کو فوکس کریں اور یہ دوسری باتوں کو چھوڑیں. میں ایک جگہ گیا اور وہاں پہ میں بات کر رہا تھا, ہمارے ساتھ تھے وہ والے میرے خیال میں سینٹرل ایشیا کا ملک تھا, اور وہ اس سے میں بات کر رہا تھا. تو مجھے میں جب بات کروں تو وہ بات کرتے کرتے پولیٹکس کی بات شروع کر دی. اس نے کہا بھائی مجھے تو صرف اس کا پتہ ہے اپنے بزنس کا, میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, تو اپنے بزنس کو فوکس کرتا ہوں میں. تو بھائی ہمیں اپنے بزنس کو فوکس کرنا ہے, خدا کے لیے باقی ساری چیزیں چھوڑیں, اپنے بزنس کو فوکس کریں, اسی کے اوپر بات کریں, اسی کی اپنا آپ لرننگ کریں تاکہ آپ ایک پرفیکٹ اپنا بزنس مین بن سکیں. یہی میری اپنے لوگوں سے اور آپ کے توسط سے میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے
काम करो, इसमें मायूस ना हो। ये मुल्क हमेशा ऊपर नीचे होता रहा है। इससे भी बुरे हालात 1970 में थे, फिर उसके बाद ये कायम हो गया, तो इसने फिर कायम होना है। इंशाल्लाह। काम करो यार, काम करोगे, सिंसियरिटी के साथ करोगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि अब बिजनेस कम्युनिटी का ये जो अदारा जिसका नाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये बोलेगा और बिजनेस की जो जितने भी हमारी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए पूरा प्रेशर भी डालेगा, और गवर्नमेंट के ईवानों में जाके दबंग तरीके से हम बात भी करेंगे। हमने नहीं हटना किसी चीज़ से, ना हम किसी से डरेंगे इंशाल्लाह। आज बोलते नजर आए आप। नहीं, मैं हमेशा अपना इस बात पे कायम हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और इकोनॉमी को प्रायोरिटी दें। अच्छा सर, ये ओवरसीज पाकिस्तानी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज़र मुबादला अगर वो ना आए तो पता नहीं आज हम किस हाल में होते। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो बैरून मुल्क वहाँ जो बैठे हैं, उनकी फैमिलीज तो यहाँ हैं, उनके भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में वहाँ बैठकर मदद करें। कोई आप ऐसा मैकेनिज्म भी बना रहे हैं कि वो उनको ऑन बोर्ड लें ताकि वो आप वहाँ बैठ के हेल्प आउट कर सकें? देखिए, सबसे पहले इसमें यही बात आएगी कि पॉलिसीज़ और उनको प्रोटेक्शन। बिल्कुल। देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जब आपके इन्वेस्टर्स शेकी होंगे ना, देर लाइक इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये देर लाइक बर्ड, जहाँ दाना है वो वहाँ रुक जाता है, और जहाँ दाना नहीं होता उड़ जाता है वहाँ से पंछी। तो ये बिल्कुल यही हिसाब है। अगर हम यहाँ पे पॉलिसीज़ ठीक करेंगे, फ्रेंडली बनाएंगे, आसान बनाएंगे, सब आ जाएंगे। मुझे बताएं, जो आपका वियतनाम है वो क्या था 10 साल पहले? 400 कुछ बिलियन, 426 या 436 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट हो गई है। हम कहाँ पे 31, 22। ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तान, ये अब ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, वो मैं वहाँ मैं बैठे आपको आपको बताता क्या हूँ। सपोर्ट कर सकते वो मुझे, मेरी एक मीटिंग हुई एक ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, अच्छा। तो मुझे कहता है कि हम तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर हैं, और हम आपको 32 बिलियन के करीब दे रहे हैं, अपना रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो आप 21 करोड़ जो बाकी हो, आपने एक्सपोर्ट में 31 बिलियन की आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपने क्या किया है? और बात उसकी बिल्कुल ठीक थी, और मैं उसकी बात के बाद, और मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है किसी लिहाज से। देखिए, कोई आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पैसे सेव नहीं है। आपके स्टूडेंट बॉन्ड के रेट जो आप देखने के वो 58% से भी कम अपना रह गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ये ठीक करनी पड़ेंगी। ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा, लोग भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा हमें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो पूरी पावर के साथ आए, और पूरी पावर के साथ आके इस मुल्क की इकोनॉमी को देखे और सिंसियर हो, फिर जाके मुल्क आप में किस पार्टी को समझते हैं कि उसकी गवर्नमेंट आएगी तो बड़ी फैक्ट? पार्टी की मैं किसी बात की नहीं कर सकता, ये पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर सकता। ठीक है। पार्टियां सारी अच्छी हो सकती हैं, लीडरशिप अगर सिंसियर हो जाए इस मुल्क के साथ तो सारी पार्टी अच्छी हो सकती हैं। लेकिन मैं सियासत की बात ना करें, एक और बात कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम का ये पैटर्न यही है कि प्रोग्राम के आखिर में हम चंद ज़ाती सवाल पे पूछते हैं, लाइटर नोट पे। सियासत से तो आप दूर हैं, तो एक इंसान जो हर वक्त बिजनेस के बारे में सोचे, उसको तो कभी मोहब्बत भी हुई होगी, नहीं हुई होगी? देखिए, मोहब्बत का जो ना, अब तो ये जो लाइफ है ना मेरे, आई एम 63 ना, ये पुराने वक्तों की बात है। क्योंकि अभी कोई मसला होगा तभी तो इस किस्म का कोई नहीं, अभी तो हम बिजनेस पे फोकस करते हैं और इसी के ऊपर अपना ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी जो गुफ्तगू है ना, जो ऑप्टिमिज्म है, वो उससे लगता है कि आप माजी में आपने मोहब्बत जरूर की है। नहीं, मेरी उम्मीद है आपकी गुफ्तगू में। मेरी मोहब्बत अपने मुल्क के साथ है, अपने बिजनेस के साथ है। मैं बहुत छोटी उम्र में बिजनेस में आ गया, आई वाज जस्ट 17। अच्छा। मैंने अभी FSC का एग्जाम दिया था, तो मेरे चचा ताई की सेपरेशन हो गई, आई हैड टू जॉइन माय फादर। तो मैं तो सारी जो कहते हैं जवानी वो अपने बिजनेस में लगा दी हुई है। अच्छा। तो इसलिए इन कामों के लिए टाइम ही नहीं मिला। ये काम इसी से इश्क है। इसी के साथ इश्क है, और पाकिस्तान के साथ इश्क है। क्योंकि पाकिस्तान, हम जो आज हैं, ये इज्जत, दौलत, शोहरत, ये पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की बदौलत है। अगर 1947 में देखिए आप, तो पाकिस्तान उससे पहले क्या था, और पाकिस्तान जो वहाँ पे थे हमारे लोग, उनके पास क्या था? कोई छोटा PN था, कोई छोटी छोटी नौकरियाँ करते थे। ये जो भी बने आज, जो वो कहते हैं जी कि मंशा, और अपना बड़े बड़े जो अपना हम ले लें, तो ये पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान की कदर कीजिए, पाकिस्तान के लिए काम कीजिए यार। ये सारा कुछ आपने बना लिया है, आप इस मुल्क के लिए भी कुछ कीजिए। जबरदस्त। ये आपका
शुक्रिया इसी बात पे अदा करते हैं जो आपका आखिरी पैगाम है, बड़ा खूबसूरत है कि इश्क भी करना है, प्यार भी करना है, तो या अपने काम से करें या फिर अपने मुल्क से करें, ताकि हम इसको एक आइडियल मुल्क बना सकें। और ये बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी इसी उम्मीद भरे पैगाम पे हम नाज़रीन से भी इजाज़त लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।